रिकॉर्डिंग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास है वो एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेवल 2 का है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो समझने वाली है वो ध्यान से समझिएगा और बहुत बेहतरीन टेक्निक आपको मिलेंगी। इसी क्लास में काफी हद तक मैं चीजें बताऊंगा, बाकी मेन आप क्लास में आप पाएंगे तो उससे ज्यादा अच्छा मिल पाएगा। मेरी कोशिश होती है क्लास में ज्यादा देना, कम नहीं देना, एक्स्ट्रा देना। D1 जो चार्ट होता है, लगन कुंडली होती है ना, वो हमारा शरीर होता है और D9 नमांशा वो हमारी आत्मा होती है। आत्मा में क्या है? अब बथेरे को यही नहीं पता, राशि तुल्य नमांश, नमांश तुल्य राशि। आई सेड द वर्ड राशि तुल्य नमांशा, नमांश तुल्य राशि। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स। वो राशि तुल्य नमांशा को देखते हैं, अपन D1 को ही देखते रहते हैं। आपको बड़े अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन चीजें अभी मैं बताता हूँ, बड़े ध्यान से सीखिए। किसी को ना समझ में आए, क्लास के लास्ट में आराम से पूछे, 10 पॉइंट पूछे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये D1 चार्ट है, ये D9 चार्ट है, ठीक है। ये लगन है और ये लगन है। मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा था और इसका स्वामी हुआ शुक्र। क्लियर? मान लीजिए यहाँ लगन आपका 9 नंबर का बना तो स्वामी हुआ बृहस्पति। अगर ये दोनों लगन के स्वामी कुंडली में, लगन कुंडली में शुक्र ताकतवर है और D9 में बृहस्पति ताकतवर है, तो समझो भगवान ने आपकी पीठ पे हाथ रखा हुआ है। आपकी जिंदगी आराम से कटेगी। छोटी मोटी दिक्कत आ जाए तो कोई बात नहीं। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब मान लो D1 में 10th हाउस में शुक्र और बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं। यहां की बजाय अगर मैं लगन में बिठा दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक सेकेंड, वो टेक्निक ज्यादा वर्क करेगी। यहां मैंने बृहस्पति भी बिठा दिया। अब आपको लगेगा कि D1 का लगना लॉर्ड और D9 का लॉर्ड दोनों लगन में बैठे हैं। कौन से लगन में? D1 में। आदमी की शादी टाइमली होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए भैया। इसको भगवान ने समाज सेवा के लिए बनाया है, शादी के लिए नहीं बनाया। जिसको डाउट हो ये कुंडली KN राव साहब की देख सकते हैं। तो भगवान ने समाज के लिए बनाया है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं और अच्छी टेक्निक आपको बताते चलते हैं। अब क्या है कि हम क्या करते हैं ये D1 चार्ट है, ये D9 चार्ट है। अगर मान लो यहां पर राहु आ जाए, केतु यहां आ जाए, या उल्टा कर लो, केतु यहां आ जाए या राहु यहां आ जाए, इसका अर्थ क्या हुआ? आपकी आत्मा में कोई दोष आ गया। भाई मैंने आत्मा कहा है ना, इसको D9 को आत्मा का है। इसका दूसरा मतलब ये भी है, यू आर कैरिंग कर्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ, बिकॉज आपकी कैरी का मतलब राहु, गिव अप का मतलब केतु। देखो नाड़ी में केतु इज ए रेस्ट्रिक्शन एंड राहु मीन्स डिजायर। दे आर वेरियस मीनिंग, कई तरह के इनके मीनिंग है। तो आपको दिक्कत आ गई, राहु केतु D9 के लगन में नहीं आने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि D9 में कोई राशि तो बनेगी ना लगन। यहाँ पर मेष राशि भी हो सकती है, वृष भी हो सकती है, कुंभ भी हो सकती है, कन्या भी हो सकती है, मीन राशि भी हो सकती है, कोई राशि हो सकती है। अगर मीन राशि का आपका D9 का लगन है, ठीक है, मीन राशि का D9 का लगन है, तो व्यक्ति दिल का अच्छा है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। वे व्यक्ति दिल का अच्छा है। और D1 में हो तो अगर मान लो किसी का आपका मेष लगन है और यहां पर आपका लगन आया क्या था? वृष, टॉरस लगन आया था,
मेष लगन वाला व्यक्ति एक ही रूल नहीं लगेगा, देयर आर 1000 फैक्टर विच हैज टू बी एड ऑन, लेकिन एक सिम्टम बता रहे हैं। मेष लगन का मतलब है व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन करता है, करना नहीं चाहता। ठीक है, अब आपको एक और अच्छी चीज बताते हैं। ये हो गया पॉइंट, एक और पॉइंट सीखो। अब ये यहाँ पे मान लीजिए आपका मिथुन लगन आ गया, कोई लगन ले लीजिए, अपने को उससे नहीं लेना देना। आप देखिए कि आपका जो चंद्रमा है, ठीक है, वो होता है, हम D1 में देखते हैं पहले चंद्रमा। अब कोई ग्रह है, अब मान लीजिए आपका यहाँ का लगन हुआ बुध। अब मान लीजिए बुध जो है यहाँ पर कर्क राशि में बैठ गया, तो कर्क राशि क्या है? कर्क राशि चंद्रमा की है, तो आदमी में चंचलता वाला चंद्रमा के गुण निश्चित होंगे। नगल कुंडली से तो नहीं दिख रहा, लगन कुंडली से तो नहीं दिख रहा ना हमें, हम तो लगन कुंडली के चंद्रमा को पढ़ रहे हैं, 5वें घर में फलाना है या 10वें घर में फलाना। लेकिन जैसे ही हम आत्मा में झांका कि लगन लॉर्ड कौन है? बुध। कोई भी हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है, अगर यहाँ पर नो लिखा है तो। मान लीजिए बृहस्पति है तो यहाँ उच्च का हो गया, तो क्या हुआ? उस व्यक्ति में चंद्रमा के गुण आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, इजी है। अगर दिमाग लगाना है तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ देनी चाहिए। मैं तो वही एस्ट्रोलॉजी पसंद करता हूं, पढ़ना और पढ़ाना, जिसमें दिमाग का दही ना हो। अगर दिमाग का दही है तो फिर तो बेकार है। क्लियर हो गया? 2 टेक्निक 3 टेक्निक आपके पास अच्छी अच्छी आ गई, बढ़िया सी। अब एक और चीज बताते हैं। अब कोई भी ग्रह D1 का, मान लीजिए यहां पर शुक्र है और यहां पर 10 नंबर में बैठा है शुक्र, तो ये मित्र राशि में चला गया ना, स्थिति अच्छी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब आता हूं मैं आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिखा देता हूं पहले, फिर बाद में शादीशुदी सब कुछ सिखाता हूं। ये देखिए, जितने भी कोई ग्रह, मान लीजिए बृहस्पति है, शुक्र है, शनि इधर बैठा, कहीं बैठा हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। लगन बना ली हमने 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब D1 में जो ग्रह बैठे हैं, क्लियर है? अब D9 में मान लीजिए हमने बना दिया 6 बना दिया, शनि यहाँ बिठा दिया, 7 यहाँ बिठा दिया, 8 यहाँ बिठा दिया, 9 यहाँ बिठा दिया, शुक्र यहाँ बिठा दिया। क्लियर है? यहाँ बिठा दिए। समझ आया? मेन चीज है समझने की। राशि देखिए, मेरा जो लेवल 1 का कोर्स होता है ना, उसमें राशि में मास्टरी कराता हूँ, अपनी तरफ से मास्टरी कराता हूँ, क्योंकि राशि ही नहीं देखते ना लोग, तभी तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आता उनको ढंग से। अब ये जो ग्रह यहाँ D1 के हैं, अब मैं एग्जैक्ट इनको पलट के यहां रख दूं तो बृहस्पति यहां आ गया और शुक्र यहां चला गया। बात क्लियर? और ये 12 में जो है, 12 कहाँ आएगा? 10 ये हुआ, 11 ये हुआ, 12 ये हुआ, तो 12 शुक्र यहां आ गया। मैं क्या समझाने जा रहा हूं? राशि तुल्य, नमाश तुल्य राशि। ठीक है, एक प्लेनेट से समझा दूंगा, मेरे को लग रहा है वहां आप समझ आ जाएगा, यहां से गड़बड़ हो जाएगी, आपसे सारा बुद्धू वाला काम हो जाएगा। मान लो 3 नंबर यहाँ है, शुक्र हमने यहाँ रखा, और यहाँ पर 10 नंबर है, यहाँ शुक्र रखा। इजी वे में सिखाऊं, वहां ज्यादा प्लेनेट होंगे तो ये D1 जो है कौन सी राशि में ग्रह बैठा है? मिथुन राशि में। और यहाँ ग्रह कहाँ बैठा है? मकर राशि में। ठीक है, अब यहां पर हमने 11, 12, 1, 2 और 3। ठीक है, तो शुक्र नमाज में किस राशि में बैठा है? मकर राशि में बैठा है। ठीक है, तो शुक्र नमाज तुल्य राशि क्या हुई? शुक्र की मकर। फिर से कह रहा हूं,
मिथुन राशि D1 में बैठा है शुक्र, इसकी नमांश तुल्य राशि, ये नमांश है D9, नमांश तुल्य राशि आ गया जी, मकर है, कौन सी है, मकर। अब नमांश तुल्य राशि हो गई, अब राशि तुल्य नमांश वो पलटना है हमें, बस वो मिथुन हो गया। बात क्लियर हो गया, सिंपल सा। अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं, ऐसे भी नहीं, और अच्छे तरीके से देखो। D1 D9, सपोज किसी का, मान लीजिए कहीं पे भी बिठा लीजिए, मैं कोई दिमाग से नहीं चलता, जो दिमाग में आ जाता मैं वही पढ़ा देता हूँ। किसी का शनि यहाँ बैठा है तुला राशि में, चलो कन्या में बिठा देते हैं, कन्या में बिठा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर तुला राशि में शनि बैठा है, क्लियर। तो शनि की नमांश तुल्य राशि क्या हुई, तुला राशि। अब जब शनि की दशा लगेगी, जबकि ये पार्ट नहीं है फिर भी बता रहा हूं, शनि जो है वो लगन कुंडली के एकादश भाव का भी फल देगा। शनि की जब दशा आएगी, चूंकि वो राशि लगन कुंडली के एकादश भाव में है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं, अरे अच्छा उच्च का है, फल देगा, 10वें घर में बैठा। अरे भैया तू इतना दिमाग मत लगा, सिर्फ D1 चार्ट बेस है तेरा, ये आत्मा से देख कहाँ है वो, आत्मा कहाँ जुड़ी है शरीर में, आप समझ रहे हैं, तो वो लाभ का फल देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक और अच्छे एग्जांपल से समझो, शादी वाले, बड़े अच्छे से एग्जांपल से शादी वाले से मैं समझाता हूं। अब किसी का मान लीजिए 2 नंबर में बृहस्पति बैठा है, क्लियर है। मैं पहले कुंडली बना दूंगा आपको, देखो इसकी शादी कैसे खराब हो रही है, लगन में बैठा है बृहस्पति। मैं कोई, मेरा फिक्स नहीं होता कि सभी वेबिनार के अंदर लोग जो है ना, एक फिक्स चार्ट होता है, फिक्स चीजें होती हैं। मेरा कोई भी ऑनलाइन आप देख लीजिए डेमो क्लास, उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होगा, हर बार नया। मैं तो दिमाग से पढ़ा देता हूँ, जो आया पढ़ा दिया, बात खत्म हो गया। अपने को क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, मैंने मिथुन लगन बना दिया जी, मिथुन लगन बन गया गलती से, आइडिया से, मेरे को नहीं लेना देना, ठीक है। या और अच्छा सा बना दूं, एक सेकंड रुको, और ज्यादा अच्छे से समझ आ सके मैं वो बना देता हूँ, ताकि साथ वाला ना बना करके ना डिफरेंट बनाऊं, और ज्यादा अच्छे से समझ आए आपको। मान लो हमने उसका मकर का नमाश बना दिया, ठीक है। अब बृहस्पति मैंने यहां बिठा दिया, शादी खराब होगी। लगन में राशि देखिए और नमाश तुल्य राशि देखिए, नमाश तुल्य, आई एम टीचिंग यू हियर, क्या है, 9 नंबर राशि। 9 नंबर कहां आती है, लगन कुंडली के 8वें घर में, और ये 7वें घर से दूसरा मारक, सिंपल, शादी नहीं चलेगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि 7th लॉर्ड किस राशि में बैठा है, और वो राशि लगन कुंडली में कहां है। अगर लगन कुंडली में गलत जगह राशि चली गई तो गड़बड़ हो गई। बात समझ में आया, क्लियर। अब मैं एक और एग्जांपल से देता हूं, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लो, अपने को क्या है, अपन तो कोई सोच के तो बैठे नहीं है। 1 2 3, ये मैंने मंगल यहां बिठा दिया, ठीक है, पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव में। और यहां मान लीजिए आपका नमांश आ गया, कुंभ का नमांश आ गया, ठीक है। 10, यहां पर जो है मंगल मैंने उच्च का कर दिया, ठीक है। एक मिनट, टॉरस करना पड़े, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे टॉरस करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे से मैं बढ़िया सा समझा पाऊंगा।
ताकि आप बढ़िया से सीख पाए। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ मान लीजिए हमने मीन लगन कर दिया 11 10। ये मंगल मैंने यहाँ बिठा दिया उच्च का। मंगल शुभ फल करेगा ना, उच्च के फल करेगा। लग्नेश इज एक्सॉल्टेड इन D9, वेरी गुड। लेकिन आप ये कैसे भूल गए, ये उच्च के फल तब देगा जब लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी आपकी लाइफ पूरी तरह बदलेगा, तब जाके आपको फल देगा। अर्थात संघर्ष के पश्चात, संघर्ष के पश्चात। अब यहाँ एक झलक में लोग कह देते हैं, अरे जी आपका लग्नेश D9 में उच्च का, अरे भैया ट्रांसफॉर्मेशन करेगा वो तुम्हारी लाइफ का। एक बार तुम्हारा पेड़ उखाड़ के दूसरी जगह लगना है। कैसे? देखो मंगल कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने से 8वां है मंगल। 8th house means is a house of transformation. You will get success in your life after the transformation of your life. सिंपल। अपने को यहाँ दिमाग लगाना है भैया, सिर्फ ये थोड़ी देखना एग्जॉल्टेड है, अरे गिनती भी तो गिनो, पहली दूसरी क्लास वाली। चलिए अब और अच्छी बात बताते हैं। मान लो किसी का शुक्र जो है मिथुन में बैठा हुआ है, और यहाँ बैठ गया किसकी राशि में, शुक्र। शुक्र का शत्रु मंगल ले ले, चंद्रमा ले लेते हैं। अब ये शुक्र की दशा जब आएगी तो ये चंद्रमा की राशि में बैठा है, लाइव शत्रु राशि है शुक्र के लिए चंद्रमा की राशि। तो चंद्रमा की राशि जो है वो चर राशि भी है, मूवेबल साइन भी है। लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस यू हैव टू सी इन योर लाइफ, राइट। सेकेंडली सपोज इफ आई से कि ये अलग अलग चीजों के मीनिंग आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहां करूं कि ये 3 के बाद 4, ये राशि त्रिकोण में पड़ गई नमाज कुंडली में लगन केंद्र की, तो बच्चों पर भी असर आएगा, किड्स पर। क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ाऊंगा ये, तो थोड़ा सा इससे भी जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो तो बहुत कुछ सीख गए इसी क्लास से, वो तो बहुत कुछ सीख गए। लेकिन अगर वो धार तेज करना चाहते हैं तो फिर तो क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। अब फोर्थ लॉर्ड जो भी है आपका, यहाँ पे कोई भी फोर्थ लॉर्ड हो सकता है। मान लीजिए प्लेनेट वाई है, and that is sitting in the 6 8 12. The property can be taken over by someone else. आपकी प्रॉपर्टी को ले लेगा भैया, 6 8 12 में चला गया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखते हैं। अब एक और अच्छी टेक्निक सिखाता हूं आपको। पेन कहां गया, ये रहा। D1 है, D9 है। मान लीजिए बृहस्पति जो है वो तुला राशि में यहां बैठा है, और बृहस्पति अपनी राशि में यहां बैठा है जो 9th हाउस में कालपुरुष की आती है। तो जब बृहस्पति की दशा आएगी तो बृहस्पति तुला राशि और धनु राशि दोनों के स्वामियों का भी फल देगा, यानी अपना भी और शुक्र का भी। कैसे, वो क्लास में अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से है, इजी वे है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं 4 गराए यहाँ यूं बैठा दूं ना, और 2 डंडियां इधर से 2 उधर से खींच दूं, एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं आएगी। एक एक ग्रह लेके एक एक पॉइंट बताना है, ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ाता हूं, ठीक है। फिर आपको सबसे इसका जो डायमंड पीस है वो पढ़ाया जाएगा। क्या क्या मुझे उपाय लगेंगे, यस। नंबर 2, क्या मुझे उपाय लगेंगे, नो। क्या मुझे उपाय लगेंगे, टाइम कंज्यूम करेंगे, खाम खा उपाय किए जा रहे। भैया D9 से चेक कर लो ना, D9 चार्ट बता देगा उपाय लगेंगे कि नहीं लगेंगे। D9 आपका ये बता देगा उपाय लगेंगे, हाँ जी लगेंगे। उपाय नहीं लगेंगे, नहीं जी नहीं लगेंगे। उपाय लगेंगे, हाँ जी टाइम लगेगा जी।
बस सिंपल सी बात है, टाइम लगेगा तो अलग बात है। अब आते हैं एक और अच्छे पॉइंट पर। D9 का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 64वां नवमांश। ये 64वां नवमांश के स्वामी, जो स्वामी ग्रह होगा, स्वामी ग्रह, उसको बोलते हैं खर ग्रह। क्या बोलते हैं? खर ग्रह। ये खर ग्रह की राशि में बहुत सारी टेक्निक है, इसमें 4-5 मैं पढ़ाऊंगा। कोई भी ग्रह बैठा है, जैसी उसकी दशा आएगी लंका लगा देगी। 64वां नवमांश, उसका जो स्वामी ग्रह होगा उसको खर ग्रह कहते हैं। खर ग्रह किस राशि में गया, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 64वां नवमांश में जब भी पापी ग्रह मंगल, राहु, केतु, शनि गोचर करेंगे, भाई साहब बैंड बजाएंगे, अच्छे से अच्छे वाला बैंड बजाएंगे। खून के आंसू रो लेता है जब मैं इसके साथ एक कॉम्बिनेशन सिखा दूं बाधक पति का, बाधक पति, तब आदमी सिवाय खून के आंसू रोने के कुछ नहीं है उसके पास। खर ग्रह एंड द बाधक पति ग्रह बोथ आर सिटिंग टुगेदर in D1 chart, spoil your life during their dasha period. Now coming up to the next point, आपको ये बताया जाएगा धन प्राप्ति योग, कि जी मुझे धन कब मिलेगा। धन के दो ग्रह है ना यहाँ पे, सेकंड हाउस होता है और ये 11th हाउस होता है, ठीक है ना, 11th हाउस। So we have to see this in the D9 when I'll get the payment. सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखेंगे। कैरियर देखना है, कैरियर भी बढ़िया से देखेंगे D9 में। मीनिंग बदल जाते हैं कैरियर के D9 में आके। 10th लॉर्ड हम क्या करते हैं, यही देखते हैं, और 10th लॉर्ड जो है ना वो यहाँ बैठा हुआ है, छठे घर में, वाई प्लेनेट है ये, और अब क्या होगा, फिर यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ देखते हैं, कंफ्यूज हुए। अरे भैया कंफ्यूज नहीं हो ना, एक लाइन में सीख लो, खाम खा दिमाग का दही करो मत। क्लियर? इसके बाद D10 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी ज्यादा। D9 से दशमांश कुंडली जो होती है 10th लॉर्ड के लिए, वो भी बताता हूं अभी, वो भी ठीक है। अब मान लीजिए किसी का D1 D9 टॉरस असेंडेंट है और 8 नंबर यानी मंगल है, ठीक है। मंगल यहाँ पे बैठा है, मंगल यहाँ पे भी बिठा लो यार, 8 नंबर में बिठा लो, ये वर्गोत्तम बन गया। सेम राशि से ग्रह वर्गोत्तम हो जाते हैं। वर्गोत्तम का अर्थ होता है उसी राशि में ग्रह का D1 और D9 में बैठे हुए ग्रह को वर्गोत्तम कहते हैं। अब किसी ने कह दिया जी कुंडली देख, अरे मंगल आपका वर्गोत्तम है, बहुत अच्छा फल आएगा, धनी आएगा, लग्नेश का शत्रु है, मारक भाव का स्वामी है D1 से, देखो आप कहां से, जिस दिन भी इसकी दशा आ गई ना आपकी हालत बदली हो जाएगी। अरे बाबा ये लग्नेश का शत्रु है, सबसे पहले तो वो देखो जिस ग्रह की दशा वो लग्नेश का मित्र है, शत्रु है, और किस भाव का स्वामी है, किस भाव का स्वामी है। गलत भाव का स्वामी है तो गलत ही फल देने, उसने अच्छे थोड़ी देने आपको। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, देखो सब लोग मंगल और शुक्र से लव अफेयर, सेक्स अफेयर, उल्टे सीधे अफेयर देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर जुपिटर से सिखाऊंगा लव अफेयर। जुपिटर क्या लव अफेयर देते हैं महाराज जी, और जुपिटर काउंटलेस लव अफेयर भी देते हैं, काउंटलेस। एक बंदे से मैंने क्लास में पूछा था, इनडायरेक्टली 3 लव अफेयर थे। यहां पर लिमिटेड है, एक पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में काउंटलेस होते हैं लव अफेयर। हम लोग मंगल शुक्र को ही ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच में वही है, किताबों में वही लिखा हुआ है, बट वी नेवर स्टडीड ऑन नमंशा। कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन पॉइंट, अच्छा आपको एक और अच्छी चीज सिखाऊंगा। कुछ लोगों में ना जन्म से संस्कृत आती है, कुछ लोगों को जन्म से गाना गा लेते हैं, अच्छा ले लेते हैं,
कुछ लोगों को डांस करना अच्छा लगता है, उनको हल्का सा देख भी लेना टीवी पे स्टेप, तो दे इजीली डांस वेल। हाउ डू वी सी? दिस इज योर पास्ट लाइफ। आपकी कुंडली रेक्टिफाई होती है बीटीआर एक किस्म से। आई टीच यू कि जुपिटर से हमें देखना है D9 में। जुपिटर से, मैं अंदर नहीं रख रहा हूं प्लेनेट, कंफ्यूज हो जाएंगे। जुपिटर से देखेंगे कि हमें संस्कृत आती है। चंद्रमा से देखेंगे क्या म्यूजिक आता है, आपको गाना गाना आता है, यानी आपने पिछले जन्म में ये कर्म किया था, ये कर्म से जुड़े हुए थे आप, किसी भी रूप में जुड़े हुए थे, चाहे हॉबी के रूप में, चाहे आप प्रोफेशन के रूप में जुड़े थे। सो यू कैरी दैट कर्मा इन दिस बर्थ, दैट टेल ओनली इन द नमांशा। इजीली बताया जा सकता, वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बड़े अच्छे और सबसे बेहतरीन इसकी टेक्निक जो सिखानी है मुझे, वो राहु डिपॉजिटर की। यहां तो मैं गलती से भी शेयर नहीं करूंगा। राहु डिपॉजिटर, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। आई विल एक्सप्लेन ओनली इन द क्लास, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। बहुत कुछ पता लगता है, हमारी जिंदगी के झंझट यही बताता है। कलयुग के राजा जो हैं राहु ही हैं। और एक और बात बता देता हूं, टीचर जो है बृहस्पति और जो है बुध है एस्ट्रोलॉजी के, प्रिंसिपल साहब जो हैं वो राहु हैं एस्ट्रोलॉजी के। जो इस आदमी की एस्ट्रोलॉजी जितनी बढ़िया होती जाती है, बड़े ध्यान से सुनिए मैंने क्या लाइन बोली है, जिस एस्ट्रोलॉजर की एस्ट्रोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता जाता है वो राहु का उपाय है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, विदाउट डूइंग एनीथिंग, सिंपल। अब बोल रहे जी राहु का उपाय करना है, अपनी एस्ट्रोलॉजी को सुंदर बनाते चले जाओ, अपनी नॉलेज को बढ़िया करते चले जाओ, आपका राहु बढ़िया हो गया, बात खत्म। अपने को दिमाग थोड़ी लगाना है, अपने को तो अच्छी चीज सीखनी है, ये वाला उपाय कर लो वो कर लो, तो ऐसे नहीं होता है। नाउ कमिंग अप टू द D10 चार्ट। अब हम D10 पे आते। D10 क्या होता है हमारा? देखो हमारा D10 क्या होता है, ये 10th हाउस होता है हमारा, ये वाला, ठीक है। इस 10th हाउस का एक्सपेंशन ही दशमांश कुंडली है। जैसे हम लोग, मैं पढ़ाता हूं ना लेवल 1 में, ये लगन आप हो गए, दूसरा आपका परिवार, आपकी फैमिली में तो जन्म लेंगे, फिर आपने बोलना सीखा, फिर आपके भाई बहन हुए, ट्रैवलिंग करी, फिर आपने शिक्षा ली, पांचवा लव अफेयर वगैरह किया, छठा जॉब की, सातवां शादी की, आठवां अप एंड डाउन, मृत्यु नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्कॉलरशिप का हाउस भी होता है, गड़ा हुए धन का भी घर होता है। 9, पप्पा मेरे बायोलॉजिकल फादर इज योर 9th हाउस। किसी एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वो आपका 10th लॉर्ड का गुरु है, अगर आप उसे एज ए प्रोफेशन बनाते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी के एज ए प्रोफेशन बनाते हैं तो 10th हाउस लॉर्ड इज योर गुरु, तो ये आपका वैसे कर्म क्षेत्र कहलाता है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति है, 12वां खर्चा वगैरह। इसी तरह D10 भी है, इसको D1 की तरह अलग पढ़ा जाता है। इसके 2 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, एक तो पूरे 12 घर पढ़ने हैं अलग से, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 10th लॉर्ड कहां पर है। 10th लॉर्ड को 12th हाउस में पढ़ना है, 12 हाउसेस में, सॉरी 12 हाउसेस में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो। अब मान लीजिए ये जो 10th लॉर्ड है, मान लीजिए प्लेनेट है Z। अब Z प्लेनेट बैठ गया लगन में, आंख बंद करके कह दो द पर्सन इज सेल्फ मेड। क्या है? सेल्फ मेड है। क्लियर है? ये हो गया 10th का, 10th लॉर्ड का बताया, खत्म ये 10th लॉर्ड वाला पॉइंट। अब ये 12 घर है, सेकंड हाउस बता देता हूं, एक एक एग्जांपल तो देना धर्म बनता है ना। सेकंड हाउस बताया, सेकंड हाउस होता है फंड्स। एक आदमी बिजनेस कर रहा है, अगर उसका D10 का सेकंड हाउस पाप प्रभाव में है तो अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, लोन लेने जाएगा पास ही नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि धन का भाव एफ्लिक्टेड है। इस तरह पढ़ते हैं, ये अलग कुंडली पढ़ी जाती है।
इसका कोई लिंक नहीं होता उस समय D1 से जब इसको पढ़ा जाता है। हम खां में इसको इधर से उधर लिंक ढूंढते रहते हैं। अरे भाई नहीं ढूंढना, किसका लिंक ढूंढना है? D1 और D9 का लिंक ढूंढना है बाबा। D10 अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चार्ट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट चार्ट के रूप में पढ़ोगे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। जब इसे आप खिचड़ी पका लोगे ना D1 से, फिर कुछ नहीं मिलेगा, हाथ खाली दोनों आपके। तो ये अपने आप में एक अलग है। मेरी एक क्लास में थी लेडी, शी इज फ्रॉम अहमदाबाद के, बड़ौदा से थी, गुजरात से थी। मैंने उनको टेक्निक सिखाई D10 की, कि आदमी काम ही नहीं करना चाहता। उनके कोई जानकार थे, बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। वो मेरे को बड़े प्यार से राजीव भाई बोलती थी, गुजरात से थी ना, वो मोटा भाई राजीव भाई ऐसे बोला जाता है। बोले राजीव भाई बिल्कुल ठीक। मेरे को अच्छा लगा कि टेक्निक बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं। और उसके बाद भी दो और लोग हैं जिन्होंने हामी भरी थी मेरी क्लास में, भैया ये आदमी काम ही नहीं करना चाहता। मेरा क्लाइंट था रोहतक से, बैंक मैनेजर था। मैंने बड़े प्यार से इनडायरेक्ट पूछा, मैंने कहा यार तुम टेबल बड़ी साफ रखते हो, साथ के साथ फाइल पुट ऑन कर देते हो आगे की तरफ। हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा शर्म कर ले, कुछ खुद तो काम कर लिया कर, दूसरों को दे देता है। कामचोर है वो आदमी। कैसे पता लगेगा? वो D10 में पता लगेगा। फिर क्या चीज है हमें और आगे क्या पढ़नी है अच्छे से? वो ये पढ़नी है, क्या मैं व्यापार कर सकता हूं या नौकरी में ही रहूं सारी जिंदगी? उसके लिए D10 के अंदर पूर्ण परमात्मा देखा जाता है। क्लियर है? पूर्ण परमात्मा ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु। ये भगवान विष्णु के पूर्ण परमात्मा ग्रह हैं। सूर्य से, मंगल से और राहु से 12 अवतार, मंगल से नरसिंह अवतार, चंद्रमा से भगवान श्री कृष्ण, सूर्य से भगवान श्री राम आए। तो पूर्ण परमात्मा ग्रह से हमें 1 मिनट में ये पता लग जाता है आई कैन डू अ बिजनेस, और नौकरी करके रोटी खाऊंगी। बात क्लियर हो गई? फिर क्या मेरी जिंदगी में धक्के खाने का राजयोग है? हाँ, वी कैन सी फ्रॉम द D10 इजीली। द D10 7th हाउस टेल यू द पार्टनरशिप। सबसे अच्छी पार्टनरशिप जो है ना, यहाँ D1 में मत देखो, यहीं देख लो अच्छे से। अगर ये अफ्लिक्शन में है, 7th हाउस पाप प्रभाव में है या पापी ग्रह बैठा है, नेवर गो इन ए पार्टनरशिप, नेवर थिंक इन योर माइंड। अगर आपने सोचा तो नुकसान में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिमाग लगाया ही नहीं हमने। अगर ये पार्टनरशिप का स्वामी 12वें में बैठ गया, वैसे गड्ढा हो गया, गड्ढे में बैठा, छठे में बैठा तो नाश है, 8वें बैठा तो नाश है, या पापी ग्रह के साथ बैठा, या पाप कत्री योग में चला गया। देयर आर 1000 पॉइंट्स ना। सिंपल सी चीज याद रखिए, मैंने मैथ पढ़ा है 12th में, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। यूज ओनली द प्रोबेबिलिटी, दैट्स ऑल। टेक अ वन कॉन्सेप्ट, यूज इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, बस यू विल गेट द आंसर। इसमें क्या दिमाग लगाना है हमको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम ये देखेंगे, एक होते हैं लोग जो होते हैं ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आते हैं, दूसरे लोग होते हैं ऑफिस की टेंशन भी घर के लेके आते हैं, तीसरे वो लोग होते हैं इतने में तो इतना ही करेंगे भैया, 40,000 तनख्वाह, 40,000 का ही काम करें, साला लाख का नहीं करते हम। तो हम वो कैसे देखेंगे? वो हम तत्व से देखेंगे। कौन से तत्व होते हैं? अग्नि, जल, वायु, ठीक है, पृथ्वी। किस तत्व से आदमी जुड़ा हुआ है, वैसे उसकी काम करने की प्रवृत्ति होगी। जल तत्व का है तो इमोशन लेके घूमेगा, साला ऑफिस का काम भी घर में आके करेगा, फाइल आएगा, घर वाले भी दुखी, क्योंकि वो जल तत्व से जुड़ गया ना। जल तो हमारी बॉडी में 70%, 75% है, 75% जो भी है, तो ये तो हर समय दिमाग में चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और अच्छी चीज, ओ सॉरी D10 लिखना है यहाँ पे, बोल दिया करो भाई, मैं गलती से लिख गया। अब D10 में ये देखना है, यहाँ 10th हाउस में मान लीजिए मैंने शनि रख दिया नीच का, एक सेकंड के लिए। मीन शनि कर्म कारक होता है ना, हमने उसी को ले लेते हैं, कोई भी ग्रह हो सकता है वैसे इसकी जगह, एनी प्लेनेट, नीचे भी लिख देता हूं, एनी प्लेनेट, ठीक है, कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी ग्रह हो गया, वो नीच का है।
तो एक बार आपको जीरो बनना पड़ेगा, फिर आप हीरो बनेंगे, ये गारंटी मैं लेता हूं। वर्ल्ड के जितने लोग हैं वो हीरो बने हैं, क्योंकि नीच का मतलब है स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट जीरो। बहुत से लोग बन नहीं पाते, उनकी कुंडली में योग होते हैं, भैया जीरो बन तो हीरो बनेगा। मैं सीधी सी बात कहता हूं, अगर जीरो नहीं बनोगे हीरो बन ही नहीं सकते। आपको इधर कुछ नहीं देखना, सिर्फ D10 में देखिए कौन सा ग्रह नीच का है, इधर देखना है बस, उधर नहीं देखना। मैंने कहा D10 एक इंडिपेंडेंट चार्ट है। अब यहां पर आपने D10 की जो है इंफॉर्मेशन ली, वो 20% है, 80% तो यहां छुपी हुई है, और बाकी नुमांशा में भी छुपी हुई है, D9 में भी छुपी हुई है। वो सारी मैं बताऊंगा क्लास में, अब यहां रह गया तो फिर बचा गया क्लास में। अब आते हैं होरा चार्ट। होरा दो ही होती हैं, देखिए D2 यहां पे भी लिख रहा हूं और D2 यहां पे भी लिख रहा हूं। होरा 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। सूर्य की होरा होगी तो 4 नंबर यहां आएगा, तो 9 ग्रह इन्हीं दो हाउस में बढ़ जाएंगे, बाकी सारे ये खाली होंगे, ठीक है। या 4 नंबर की यानी चंद्रमा की होरा होगी और दूसरे भाव में ये होगा, बाकी ये सारे हाउस खाली होते हैं। क्लियर। होरा का अर्थ होता है धन संपत्ति। मेरी क्लास में एक पूजनीय लेडी थी, नाम भूल जाता हूं, जैन थी वो कुंडली लेके बैठती थी। अगर आपके धन के स्वामी 12वें घर में चले जाएं, यानी यहां ही आएंगे ना 12वें घर में, यहां तो नहीं आएंगे, चले जाएं तो धन तो होगा नहीं जन्म में। वो लेडी थी, उनके सारे थे। मैंने कहा आप बताओ कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास? बोली 4 है मेरे पास। एक फार्मूला सिंपल सा लगता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, वो क्लास में बताता हूँ। नॉर्मली यहाँ जो नॉर्मल पढ़ाना है वो ये है कि अगर आपके धन के स्वामी 12वें घर में गए तो धन नहीं है आपके पास इस जन्म में, क्योंकि होरा का अर्थ होता है धन संपत्ति। होरा चार्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आपकी चंद्रमा की होरा में ग्रह बैठे हैं, मान लो कोई भी ग्रह बैठा लो, बुध बैठा लो, बृहस्पति बैठा लो, बुध बैठा लो, इनमें से किसी की दशा चल रही है, यू विल गेट ब्लेसिंग ऑफ योर फोर फादर्स। आपके पितर आपको आशीर्वाद साथ में देते रहे हैं। और सूर्य की होरा में ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह बिठा लो, भैया बृहस्पति ही बिठा लो चाहे, यहाँ भाई साहब चप्पल घिसा देगा। सूर्य कहता है मेहनत कर, पसीना बहा, तब मिलेगा कुछ। पता लग गया हमें दशा कैसी जाएगी। बृहस्पति मैंने यहाँ पर चंद्रमा की होरा में भी बिठाया, बृहस्पति मैंने सूर्य की होरा में बिठाया। सूर्य की होरा में फ्री का उपाय मिल रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस धरती पर नहीं है, पूर्वज हैं, वो हमारे को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, उनकी सपोर्ट भी मिल रही है। यहाँ भाई साहब चप्पल टूटेगी आपकी, चप्पल घिसेगी आपकी। क्लियर। अब एक और अच्छी टेक्निक बताता हूं, इसमें अध्यात्म की तो मैं वो टेक्निक यहीं शेयर कर देता हूं। हस्बैंड पहले जाएगा, वाइफ भी दुनिया से पहले जाएगी, वो भी बताया जा सकता है, धन संपत्ति के अलावा भी। मैं एडिशनल चीजें कुछ जोड़ी हैं वो भी बता दूंगा। अब मान लीजिए ये सूर्य की हो रहा है और चंद्रमा यहाँ आएगा, सॉरी, मान लीजिए ये चंद्रमा की हो रहा है तो सूर्य यहाँ आएगा। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा है और चंद्रमा यहाँ बैठा है, और यहाँ चंद्रमा बैठा है, यहाँ सूर्य बैठा है, आदमी चाहे परमात्मा को पाने का तो उसको ये एडमिशन कार्ड तो है। सूर्य और चंद्रमा ने अपनी राशि परिवर्तन कर लिया। अगर आदमी अध्यात्म में आगे जाना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, उसे ब्लेसिंग है, he has a blessing, he can improve a lot of in the life। ठीक है, चलिए अब मैं एक और पॉइंट बताता हूं आपको, मेन जो क्लास का कैसे क्या है वो सीखिए आप। ये क्लास मंडे को स्टार्ट होगी 8:30 से 9:30 बजे तक होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, 1 आवर इसका ड्यूरेशन है। डेली बेसिस पर क्लास होनी है, 5 डे क्लास रहेगी, ठीक है।
इतने ज्ञान के लिए मैंने फीस नहीं रखी हुई है, 2111। ठीक है, आपको जितना बेहतरीन मैं दे सकता हूं उससे दुगना ज्यादा देने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर आपने आत्मा को नहीं समझा तो एस्ट्रोलॉजी क्या समझ में आएगी। ठीक है, क्लास रहेगा मंडे टू फ्राइडे तक रहेगा, 5 डेज। फी उसका जो है आपका फी है 2111 है, 1 घंटे का क्लास रहेगा, 5 दिन में आराम से हो जाता है और बेहतरीन से बेहतरीन चीज सिखाई जाएगी। नाउ अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकता है, अनम्यूट कर सकता है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अगर किसी का कोई प्रश्न है वो पूछ सकता है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर किसी की कोई क्वेरी है। मैंने यहां से अनलॉक कर दिया है म्यूट को। सर राकेश जी, एक सवाल पूछना था सर आपसे। हाँ बोलिए बोलिए सर। आपने जो D1 और D9 के बारे में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, डिटेल में बताया है, जी सर। हमने आज तक राशि तुल्य नवांश पढ़ा था। जहां भी हमने पढ़ा है राशि तुल्य नवांश, आपने में नवांश तुल्य राशि का कंसेप्ट जो बताया है, ये एक नई चीज है हमारे लिए। सर तो मैं दशा में क्या इफेक्ट आएगा ना वो क्लास में मैं बता दूंगा, तो कहाँ ये कहाँ क्या उसके ये कैसे सिमिलर कैसे इफेक्ट आएंगे। सिमिलर चीजें हैं, राशि तुल्य नवांश और नवांश तुल्य राशि? बात एक ही है, पकड़ते कहानी है। देखिए, राशि तुल्य नमाज यानी सिंपल सी बात है कि D1 में जो ग्रह जिस राशि में बैठा है, नमांश में किस राशि में बैठा है, उस राशि को बोलेंगे राशि तुल्य नमाज। नहीं समझ आया, दोबारा बताऊं आपको, देखो ये एक सेकंड में दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। नमाज, मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बुध बैठा है, बुध शुक्र की राशि में बैठा है, 2 नंबर में बुध, तो इसको बोलते हैं राशि तुल्य नमाज। क्या बोलेंगे सर? अब इसको उल्टा घुमा दो, नमाज तुल्य राशि। राशि चार्ट बोलते हैं ना D1 को, D1 को नॉर्मली राशि चार्ट भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही यूज करते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मीनिंग बदल जाता है सारा कुछ, इधर से उधर उधर से उधर। जब आप प्लेनेट इधर से इधर लाते हैं ना, तब आपको पता लगता है कुंडली में ताकत कितनी है, और जब ग्रहों को उधर से इधर रखते हैं तब आपको ये पता लगता है कि इसमें दम क्या है। वो क्लास का विषय है सर। किसी और को कोई पॉइंट पूछना है तो बताइए, नहीं तो अपन जो है अपना वेबिनार को क्लोज डाउन करें। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है वो मंडे से स्टार्ट है, वो चाहे तो अभी एनरोल करा सकते हैं या कल कराएं या परसों कराएं, जो उनकी श्रद्धा है वैसे चले। ठीक है, अपनी सीट रिजर्व करें। मेरा थोड़ा उद्देश्य ये रहता है कि फीस कम रखिए, पढ़ाएं ज्यादा, ताकि ज्ञान सबको मिल सके। ये नहीं है 40-40, 50-50 हजार फीस रख दीजिए और ज्ञान कुछ ना मिल पाए। सिर्फ सर 2,000 रुपए की फीस है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी फीस नहीं मैंने इसकी रखी हुई। एक एक आखिरी सवाल सर जाते जाते। हाँ बोलिए सर। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीखना। मैं तो ज्वाइन करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपने इसमें केवल 2 ही डिविजनल चार्ट लिए हैं, एक हाँ। तीन तीन लिए, तीन सॉरी, D9 D10 और होरा चार्ट। हम्म। तो क्या इनके अलावा जो हमारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं होती या उनका बिल्कुल कोई वैल्यू इम्पोर्टेंस नहीं होती है होती? सर, बिल्कुल वैल्यू होती है। मैंने कब का वैल्यू नहीं होती है? तो सर वो क्यों नहीं आपने ऐड किए इस पैकेज में, आई मीन इस मैं कोर्स में? बता रहा हूँ ना, दिमाग का अगर दही करना है तो फिर सारे चार्ट देखो, उससे होना कुछ नहीं है। ओके। देखो D12 फादर पेरेंट्स, D7 आपको जो है संतान से संबंधित है, सप्तांश कुंडली। जी। ठीक है, अगर आपको D9 चार्ट और D10 देखना ही नहीं है तो बाकी भी नहीं आएंगे। अगर ये आगे, मैं 21 साल की 22 साल की प्रैक्टिस में D1 D2 D9 D10 देखता हूँ, बाकी नाड़ी भी डाल देता हूँ, जैमनी भी डाल देता हूँ। कल मेरी जैमनी भी है, मेरे को तो वहीं से सब कुछ दिख जाता है, मेरे को दिमाग का दही करना ही नहीं है। अगर आपने इतने सारे डिविजनल चार्ट देखने हैं तो फिर आप दिमाग का दही कर रहे हैं, आपको उत्तर वहीं मिल जाएगा। भाई 12 में क्या देखना है? आपने पेरेंट्स का देखना है, हाँ जी, हाँ जी। चित्रांश में देखना है, क्या देखना है? आप D1 में ढंग से देखना सीखिए ना।
D9 आप ढंग से देखिए, जब आप राशि तुल्य नमाज पढ़ लेंगे आपको वही उत्तर मिल जाएंगे सारे, बहुत बेहतरीन उत्तर। आपको मैंने अभी 64वां नमाज बताया नहीं है, उसका स्वामी खरग्रह होता है, वो आप हाँ समझ जी, नहीं पाए। हमें बाकी करना ही नहीं है, खरग्रह की दशा भाई साहब जय श्री राम है, फिर तो भगवान का नाम जप कि वही पार नैया पार लगाए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो चीज होती है, किस चीज की कितनी कहाँ जरूरत है, हमको वही है। मैं तो कई पॉइंट एंगल से देखता हूँ कुंडली, एक एंगल से थोड़ी देखता हूँ, नाड़ी से भी देख लेता हूँ, इससे भी देख लेता हूँ, ठीक है ना। पल झपकने से पहले आपको बता दिया कि शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, प्यार होगा नहीं होगा। ये अपना जो हो रहा है सर, और एक अय्यर हो रहा है, इसमें क्या सिमिलैरिटी है सर दोनों में? क्या ये क्या? अलग अलग है? अय्यर हो रहा, एक तो हो रहा होता है जो जिसमें आपने हाँ, सिंह, केरल के हैं, बाकी सभी हो रहा केरल से। क्या वो वो भी पराशरी इम्पोर्टेंस? नहीं है, अच्छा, पराशरी नहीं है वो। पराशरी नहीं है सर, वो केरल से, मैं अच्छा स्पष्ट अच्छा। बता रहा हूँ जी जी जी। सर। ज्यादा खर्च जो है ना, अगर मैं आपको अगर ऐसे पढ़ाता ना, एक सेकंड रुको जरा, मैं ना एक मिनट, मैं यहाँ आता हूँ। देखो पढ़ाने का क्या, दो तरीके के तरीके होते हैं। एक तो ऐसे होता है ना, एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ आपको। लोगों का दिमाग का दही करना हो तो ऐसे कर दो, ठीक है ना। यहाँ कुंडली बना लो कोई भी, ग्रह कहीं भी बिठा लो, ठीक है सर। अगर मैंने ये चार लाइनें इधर खींच दी, एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन उधर से इधर खींच दी, इस जन्म में क्या किसी जन्म में एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। ये होता है घुमाऊ तरीका एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का, क्योंकि मैं आपको पढ़ाना ही नहीं चाहता। अगर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, एक प्लैनेट लूं, एक कॉन्सेप्ट लूं, मान लीजिए मैंने कारक उठाया, शुक्र कारक उठा लिया, आपको मैंने नमंचा पढ़ाना है ना, अपन पहले D1 में शुक्र देखेंगे, राशि देखेंगे, फिर D9 में उतर आएंगे। एक प्लेनेट से अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुई, वही तो फार्मूला सब जगह लगेगा भैया। मैथ का फार्मूला A+B होल स्क्वायर का क्या होता है? A² + B² + 2AB है ना सर, वही फार्मूला सभी जगह लगेगा। आप जो शादी पे लगा रहे हैं वही आप प्रोफेशन पे लगाएंगे, वही आप लक पे लगाएंगे, फार्मूला वही है। बात ये है सर, ठीक है सर। चलिए, जी सर, हैव ए थैंक यू। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।